सदन की गरिमा को मेरा नाम। जैसा कि हम जानते हैं, सदन पर रखा गया विषय है बुद्धिजीवियों के। सदन का मत है कि व्यक्ति के भय का कारण वह स्वयं है। महोदय, पहले कुछ की टर्म समझ लेते हैं। बुद्धिजीवी कौन होते हैं? बुद्धिजीवी वह लोग होते हैं जो किसी भी विषय की एकदम गहराई में जाके उसका अच्छे चिंतन मनन करते हैं, व्यक्ति के स्वभाव को समझते हैं और फिर उसके जाकर उसका विश्लेषण करके किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, वो बुद्धिजीवी होते हैं। और महोदय, यहाँ व्यक्ति से तात्पर्य क्या है? व्यक्ति यह समाज की एक मूल इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, जो समाज को अपने सेंसेस से परसीव करता है, उसके बाद उसे इंटरप्रेट अपने हिसाब से करता है। वह समाज में रहने वाला व्यक्ति है और वो एक रेशनल व्यक्ति होता है। ठीक है महोदय। और अब समझते हैं कि जो भय है वो क्या है। भय व्यक्ति के अगर व्यक्ति को हम देखें तो दो भागों में बटा हुआ है व्यक्ति, कॉन्शियस लेवल पर, सबकॉन्शियस लेवल पर। तो जो भय है व्यक्ति के कॉन्शियस लेवल पर भी एग्जिस्ट करता है, सबकॉन्शियस लेवल पर भी एग्जिस्ट करता है। अब महोदय समझते हैं भय होता क्या है। भय होता है व्यक्ति की मानसिक परिकल्पना, किसको लेके? जगत को लेके। जो वो जब वो मानसिक परिकल्पना असहज होने लगती है सहज जगत की, तब व्यक्ति में भय का निर्माण होता है और यही भय कहलाता है। जिस सहज से असहज मानसिक परिकल्पना हो जाती है व्यक्ति की, इसे भय कहते हैं। ठीक है महोदय। तो महोदय पहले और मैं एक और तो पहला तर्क जो मैं रखना चाहूंगा सदन पटल पर कि मेरे प्रतिपक्ष आके बेसिकली ये पॉइंट उठा सकता है कि व्यक्ति के जो भय का कारण है वो पूरा एक्सटर्नल वर्ल्ड है, किसी का होना है भय का कारण। मेरा प्रतिपक्ष कह सकता है महोदय ये बात, पर मैं पहले ही कृति कर दूं, क्या सच में दूसरे का होना भय का कारण है? नहीं। वर्ड क्या है? वर्ड अपने आप में ऑब्जेक्टिव है और हम व्यक्ति का इंटरप्रिटेशन सब्जेक्टिव है, ये मैं पहले क्लियर कर दूं। और महोदय, अगर एक्सटर्नल वर्ल्ड भय का कारण होता तो ये इस माइक है, तो इस माइक में इंट्रिंसिकली भय का कारण होता तो हर व्यक्ति से डरता, पर हर व्यक्ति से नहीं डरता है। हर व्यक्ति का भय अलग अलग होता है। इसका कारण क्या है? व्यक्ति की सब्जेक्टिविटी, कि व्यक्ति के भय का कारण अलग अलग है। कोई किसी चीज से डरता है, कोई किसी चीज से डरता है, तो कोई जोकर से डरता है, तो कोई किसी चीज से डरता है। व्यक्ति अपने भय स्वयं बना रहा है, ये साफ साफ इसमें देखा जा सकता है। और महोदय, एक्सटर्नल वर्ल्ड को जब व्यक्ति एक्सटर्नल वर्ल्ड होता है तो उसमें व्यक्ति अपनी सेंसेस के थ्रू उससे इंटरप्रेट कर डेटा गैदर करता है और उस डेटा को अपनी रैशनैलिटी में जाकर उस पर विचार करता है, उसको इंटरप्रिटेशन करता है। और जब वो इंटरप्रिटेशन वो स्वयं खुद करने वाला है और उसे असहज लगती है, जब वो इंटरप्रिटेशन उसकी जो वर्ल्ड की वो परसीव कर रहा है और उसे इंटरप्रेट कर रहा है अपने रेशनल माइंड से, जब वो असहज हो जाती है, उस सिनेरियो में भय का जन्म होता है। और भय का कारण एक्सटर्नल वर्ल्ड नहीं, व्यक्ति स्वयं जो जहाँ भय का जन्म व्यक्ति में हो रहा है, व्यक्ति के कारण ही हो रहा है, व्यक्ति के मन के इंटरप्रिटेशन के कारण। तो यहाँ कम साफ साफ देखने को मिलता है कि कारण व्यक्ति है। महोदय, अगला तर्क में जो मैं रखना चाहूंगा कि व्यक्ति में अगर हम भय को ध्यान से देखें तो किस चीज का मूल भय होता है? व्यक्ति में मूल भय होता है सर्वाइवल का। और इस सर्वाइवल का भय किसके सर्वाइवल का होता है? यहाँ केंद्र में कौन है? व्यक्ति स्वयं के सर्वाइवल का। यहाँ भी भय के केंद्र में व्यक्ति स्वयं आ रहा है, बाहरी वर्ड नहीं आ रहा है। तो यहाँ भी साफ साफ सिद्ध होता है कि जो व्यक्ति के मूलतः भय का कारण वो स्वयं रहा है। और महोदय, एक और जाना माना भय जो व्यक्तियों में देखने को मिलता है हमें, वो होता है पब्लिक ह्यूमिलिएशन का भय। व्यक्ति हमेशा पब्लिक ह्यूमिलिएशन से बहुत डरता है। अब कोई भी जो व्यक्ति ऊपर से इस बात को देखेगा वो ये कहेगा ये तो पब्लिक कारण हो गई, भय का व्यक्ति थोड़ी हुआ, जब पब्लिक ह्यूमिलिएशन से व्यक्ति डर रहा है। लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाके देखेंगे तो पब्लिक ह्यूमिलिएशन क्या है? लोगों का आपके बारे में ओपिनियन, उस ओपिनियन को वैलिडेट करने वाला कौन है? आप हैं जो उस ओपिनियन को वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं। और जब आप उस ओपिनियन को वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं महोदय, तो उस ओपिनियन आपके लिए मायने आपके कारण रख रही है, ना कि लोगों की ओपिनियन के कारण आपको भय है। आपको अपनी वैलिडेशन दे रहे हैं आप उस ओपिनियन को, इस कारण वो भय और वो लज्जा जैसे भाव आप में पनप पा रहे हैं। ये कारण यहाँ भी आप हैं। हर चीज को इंटरप्रेट करने का कारण आप है, आपकी स्वयं की चेतन है, ना कि भारी जगत। क्योंकि भारी जगत तो अपने आप में सबके लिए समान नहीं है। भारी जगत में इंट्रिंसिकली कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे हर व्यक्ति भय करे। अगर भारी जगत भय का कारण होता तो कुछ भारी जगत में ऐसा होना चाहिए था उस चीज से हर व्यक्ति भय करता, उस चीज में ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए। क्योंकि महोदय, कारण थोड़ा कारक सिद्धांत समझते हैं। क्योंकि कारण में खुद में ऐसा कुछ होना चाहिए कि उससे भय लगे। यहाँ खुद में ऐसा कारण में कुछ है ही नहीं कि उसके भय लगे, तो कारण हो नहीं सकता। कारण यहाँ क्यों है? कौन है? व्यक्ति। क्योंकि व्यक्ति के खुद के कारण वहां भय की उत्पन्नता हो रही है, ना कि भारी जगत के कारण। महोदय, एक थोड़ा वैज्ञानिक पहलू भी लाना चाहेंगे हम इसमें कि अगर एक्सटर्नल वर्ल्ड को अच्छी से एनालाइज करें, एटॉमिक लेवल पे जाकर एनालाइज करें, एक्सटर्नल वर्ल्ड में चेंजेस, मेरा प्रतिपक्ष कह सकता है कि हम तो चेंजेस के कारण भय आता है, एक्सटर्नल वर्ल्ड चेंज होता रहता है इसलिए भय आता है। लेकिन अगर हम डाउन लेवल सब एटॉमिक लेवल पे जाके एनालाइज करें तो क्या मिलते हैं? परमाणु से भी छोटे कम, जो कि सेम रहते हैं, पूरे वर्ल्ड में सेम है। तो अगर वो परमाणु स्तर पे पूरा संसार एक जैसा ही है, अलग नहीं है परमाणु स्तर पे, तो यहाँ भय कैसे जनरेट हो रहा है? व्यक्ति के परसिवरेंस का ही भय जनरेट हो रहा है यहाँ पे भी, कि आप उस परमाणुओं से बने हुए जगत को कैसे परसीव कर रहे हैं, उस कारण आपकी चेतना वो परसीव कर रही है। इस कारण तो यहाँ भय का कारण आप स्वयं है, ना कि एक्सटर्नल वर्ल्ड। और महोदय, भय की उपज कहाँ होती है? व्यक्ति के चैतन्य में, मन में। ये उपजता भी मन में हो रही है और उपजाने वाला कौन है? यह भी मन है। यहाँ भी कारक भी मन है और जहाँ हो रही है मेटीरियल कॉज और जो उपादान कारण है वो भी खुद व्यक्ति है। सभी प्रकार के कारण व्यक्ति अपने आप में स्वयं है। एक्सटर्नल वर्ल्ड तो केवल भारी से ओढ़ा
एक तरीका उड़ा दिया है भय को छुपाने का। व्यक्ति महोदय, व्यक्ति क्यों नहीं मानता कि वो स्वयं भय का कारण है? व्यक्ति का अभिमान बीच में आ जाता है। व्यक्ति कैसे मान ले कि मैं खुद के कारण से डरता हूँ? ये व्यक्ति के अभिमान के कारण व्यक्ति इस बात को मानना नहीं चाहता और सारा आरोप व्यक्ति किस पे मर देता है? अपनी साइकी के कारण, एक्सटर्नल वर्ल्ड पे। और महोदय हम सबकॉन्शियस लेवल पे अगर थोड़ी बात करें, अगला आखिरी बिंदु सबकॉन्शियस लेवल पे तकना चाहूंगा। सबकॉन्शियस लेवल पे बुरे स्वप्न में भी व्यक्ति डरता है, स्वप्न के कारण भी व्यक्ति डरता है। तो सबकॉन्शियस लेवल पे जो डेटा व्यक्ति के हाथ में है वो कौन सा डेटा स्टोर करना चाहे, जिन फीलिंग को व्यक्ति सप्रेस करता है वही हमारी सबकॉन्शियस ड्रीम्स में आती हैं, उसी के कारण भी भय उत्पन्न होता है। तो सप्रेस करने वाला कौन है? ये व्यक्ति है, जो अपनी कई जिन चीज़ों से व्यक्ति को सही सहज नहीं रखती उन चीज़ों को सप्रेस व्यक्ति करता है और वही उसके सबकॉन्शियसली उसके माइंड में रहती हैं, वो भी उसके भय का कारण बनती हैं। उसको हम स्वप्न रूप में सिग्मंड फ्रॉइड की थ्योरी में भी ना देख सकते हैं। सिग्मंड फ्रॉइड ने ऐसी बात अपनी थ्योरी दी है जो कि थ्योरी ऑफ सबकॉन्शियस है। इसी के साथ मैं अब तक वक्तव्यों को समाप्त करना चाहूंगा और अंत तक कहना चाहूंगा, व्यक्ति अपने भय का कारण स्वयं है, ना कि सदन पर प्रस्ताव विषय बुद्धिजीवियों के सदन का मत है कि व्यक्ति के भय का कारण वह स्वयं है कि पुरजोर विपक्ष में विचार रखने से पूर्व कुछ परिभाषाओं पर पुनः विचार करना होगा। सर्वप्रथम तो मैं बता दूंगा कि प्रतिपक्ष यहाँ पर जो एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है कारण, उसकी कोई परिभाषा देकर नहीं जाता। अब मैं बताता हूँ कारण का अर्थ क्या होता है। पहले बुद्धिजीवियों की परिभाषा जानते हैं। जैसे उन्होंने बुद्धिजीवियों की जो परिभाषा दी उसी में थोड़ा और ब्रॉड करते हुए समझेंगे कि बुद्धिजीवी जो है वो ह्यूमन साइकी यानी मनुष्य के मनोविज्ञान को समझ रहे हैं। और क्या समझ रहे हैं कि मनुष्य कभी आइसोलेशन में जन्म नहीं रहा, मनुष्य एक समाज में जन्म ले रहा है। तो जो उसका सेल्फ है वो एक तरीके से सामाजिकृत सेल्फ है। अब जब मनुष्य का सेल्फ सामाजिकृत है तो मनुष्य के दो प्रकार का हम समझ सकते हैं। एक मनुष्य का व्यवहार होता है, एक मनुष्य का स्वभाव होता है। मनुष्य का व्यवहार समाज निर्धारित करे, इसका बिहेवियर कैसा होगा। उसका स्वभाव, उसके स्वभाव में कुछ प्रकृति प्रदत्त प्रवृत्तियां होती हैं जो कि बाय नेचर उसके अंतर्गत होती हैं। ये प्रकृति प्रदत्त प्रवृत्तियां कौन सी होती हैं? भय, करुणा, क्रोध, ये मनुष्य के भीतर है, ये प्रकृति प्रदत्त है। अब हमें समझना होगा कैसे। ये मनुष्य के भीतर तो है, पर जब इन जो ये सारे भाव है मनुष्य के भीतर एक डेड फॉर्म में, इनको जब कुछ चीजें ट्रिगर करते हैं, यानी कि कुछ स्टिमुलस है, कुछ चीजें जो इनको अफेक्ट करेंगे तो ये चीजें बाहर निकलेंगी, यानी हम एक तरीके से इनको एक्सप्रेशन के लेवल पर, अनुभूति के लेवल पर आएंगे। मेरे भीतर जन्म से भय था, लेकिन मैं जन्म से भय की अनुभूति नहीं कर रहा था। जिस क्षण मैंने जन्म से जिस क्षण मैंने भय की अनुभूति करी, उस अनुभूति के पीछे जो ट्रिगर था वो उसका कारण हुआ। तो कारण यहाँ पर क्या है? कारण दरअसल ट्रिगर या स्टिमुलस है जो मेरे प्रकृति प्रदत्त प्रवृत्ति को उभारने का कार्य कर रहा है। उसके बाद इन्होंने भय की परिभाषा देते हुए कहा भय एक मानसिक परिकल्पना नहीं महोदय, परिकल्पना नहीं है। परिकल्पना और प्रवृत्ति में अंतर होता है। भय मनुष्य की प्राकृतिक प्रवृत्ति है, कोई परिकल्पना नहीं है जो मनुष्य परिकल्पित कर रहा है। प्रवृत्ति उन्होंने कहा कॉन्शियस लेवल पर, सबकॉन्शियस लेवल पर भय होता है, बिल्कुल होता है। सहज से असहज, ठीक है। अब हमें समझना होगा कैसे प्रतिपक्ष कुछ जैसे तर्क देके जाते हैं, उनके तर्कों का पहले मैं खंडन करना चाहूंगा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि एक्सटर्नल वर्ल्ड का कोई डेटा है और हम उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि भय एक फीलिंग और इमोशन है। जब कोई ये फीलिंग या इमोशन व्यक्ति के मस्तिष्क में, मनोविज्ञान में आ रहा है, तो एट एवरी पॉइंट इंटरप्रिटेशन के बाद नहीं आ रहा, विचार इंटरप्रिटेशन के बाद आ रहे हैं। पर जो फीलिंग है, इमोशन है, अब जैसे मुझे किसी ने कुछ बोला, मुझे बुरा लगा, मुझे बुरा फील हुआ, तो बुरा इंटरप्रेट करके फील नहीं हुआ, वो बुरा तुरंत फील हुआ। यानी कि ये जो भय है कोई वेल थॉट, कोई फील, मतलब एक विचार नहीं, एक फीलिंग है, इमोशन है जो किसी चीज के होने के तुरंत बाद होती है। अब यहाँ पर भी जो ट्रिगर है हमें उसको कारण बताना पड़ेगा। तो एक कारण मन को बता के जा रहे नहीं। अब यहाँ पर तीन चीजें हैं, एक कर्ता है, एक कर्म है और एक कारण है। कर्ता यानी किसी चीज को करने वाला, यानी यहाँ पर यदि मेरे मन में भय आ रहा है तो मन करता हुआ है यहाँ पर। कर्म यानी कि भय एक तरीके से जो मुझे फीलिंग हो रही है, अनुभूति हो रही है, वो कर्म है। कारण क्या है? इसका रीजन क्या है? रीजन मन नहीं, कर्ता और कारण एक नहीं हो सकते। अच्छा मुझे भय हो रहा है तो भय का कारण मैं नहीं मानने वाला, भय मेरे भीतर आ रहा है लेकिन उस भय को ट्रिगर तो कुछ और कर रहा है, तो कारण तो वो चीज हुई। कैसे? उसके बाद इनका दूसरा आता है पब्लिक ह्यूमिलिएशन। अब ये ह्यूमिलिएशन एक तो समझे नहीं, ये ह्यूमिलिएशन, भय, लज्जा, हर चीज को एक करके चले जा रहे हैं। यदि आप ह्यूमन साइकी को समझते हैं तो आपको समझना होगा कि डिफरेंट इमोशंस, अलग अलग इमोशंस होते हैं। यानी कि भय भी है, आपका लज्जा भी है, आपको एक तरीके से बेइज्जती भी फील हो रही है। बेइज्जती की फीलिंग और भय की फीलिंग एक नहीं होती, और एक तरीके से दुख की फीलिंग और भय की फीलिंग एक नहीं होती। उसके बाद आप एक तर्क और रख के जाते हैं कि किस प्रकार से ये पूरा विश्व जो है, एक तो ये खुद ही एक पल ये कंसेंसस पे नहीं आ पा रहे कि विश्व ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है। क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कह रहे हैं कि इस वर्ल्ड में क्योंकि सारी चीजें ऑब्जेक्टिव है तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन उस हिसाब से डर हो रहा है। दूसरे पॉइंट पे कह रहे हैं नहीं, सब एक ही एटम से बने, एटम अनचेंजेबल है, तो एक तरीके से विश्व ऑब्जेक्टिव हो गया। अब यहाँ पे समझना होगा कि जो विश्व एटम से बने हैं उन एटम्स को भी सूक्ष्म लेवल पर हम जब देखें उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये लगातार हर क्षण इनकी स्थिति परिस्थिति बदलती रहती है। जिस प्रकार से विश्व में जो परिस्थितियां वो कभी सेम नहीं रहती, अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे उनका भी चेंज होता रहता है, और इसलिए अलग अलग परिस्थितियां अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग अलग तरीके से ट्रिगर करते हैं, इसलिए उनको कारण बताएंगे। अब हमें समझना होगा भय दो प्रकार से होता है, एक
पर्सनल फियर होता है, एक सोशल या जियोग्राफिकल फियर। पर्सनल फियर यानी व्यक्तिगत भय, इसके एक तरीके के भय होते हैं। फियर ऑफ लूजिंग यानी किसी चीज को खोने का भय, फियर ऑफ डिटैचमेंट किसी चीज से एक तरीके से बिछड़ जाने का भय, फियर ऑफ डेथ मृत्यु का भय, फियर ऑफ मिस हैपनिंग यानी कि कुछ गलत हो जाने का भय। अब इसमें सबसे पहला जो आ रहा है फियर ऑफ लूजिंग या फियर ऑफ डिटैचमेंट, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने संसार में कुछ चीजें देखी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, उससे मुझे प्लेजर मिला, मटेरियल प्लेजर। अब वो प्लेजर की मैंने अनुभूति करी। अब जब मैंने उस प्लेजर की अनुभूति करी, उसके बाद क्या, इस प्लेजर को खो देने का जो भय है वो मेरे अंदर आ रहा है। इस प्लेजर को खो देने का भय मेरे अंदर आ रहा है, लेकिन आ कहां से रहा है? उस प्लेजर से। प्लेजर कहां से डिराइव हो रहा है? उस व्यक्ति से या उस वस्तु से। यानी कि उसके कोर में उसका ट्रिगर कौन है? वो व्यक्ति या वस्तु, जिससे फियर ऑफ डिटैचमेंट या फियर ऑफ लूजिंग आ रहा है। फियर ऑफ डेथ, जैसे ये भी कहते हैं फियर ऑफ सर्वाइवल। फियर ऑफ सर्वाइवल है क्यों? इसलिए क्योंकि व्यक्ति ने जीवन जिया। जीवन क्यों जिया? जीवन में सुख दुख और अपॉर्चुनिटीज है। अपॉर्चुनिटीज क्या? सुख प्राप्ति की अपॉर्चुनिटीज। अब जब व्यक्ति ने सुख प्राप्ति की अपॉर्चुनिटीज और सुख की अनुभूति करी है, तो इस अनुभूति को उसने किया है। अब इस अनुभूति को खो देने का, क्योंकि मृत्यु के बाद उसके पास ये अपॉर्चुनिटीज नहीं रहेंगी कि वो सुख को प्राप्त कर सके, ये भय उसके अंदर आ रहा है। लेकिन ये भय डिराइव कहां से हो रहा है? इस भय को ट्रिगर कौन कर रहा है? ये सुख और दुख, ये जो सुख है या सुख को उत्पत्ति वाली अपॉर्चुनिटी है, वो इस दुख का कारण है। वो इस दुख को ट्रिगर कर, सॉरी वो इस भय को ट्रिगर कर रही है। दुख नहीं भय, हाँ, वो इस भय को ट्रिगर कर रही है। तो यहाँ भी कारण वो, ये जो मटेरियल प्लेजर है जो मैं व्यक्ति या वस्तु से डिराइव कर रहा हूँ, वो यहाँ पर भय का कारण है। फिर सोशल या जियोग्राफिकल फियर को देख सकते हैं। तो हमें समझना होगा कुछ, तो हम एक सामाजिक अनुबंध के अंतर्गत रह रहे हैं। जैसे मैंने पहले ही बोला कि हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर एक सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहा है। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट अगर टूटेगा तो हमें दंड मिलेगा। दंड मिलेगा, हम इस दंड के भय से सोशल कॉन्ट्रैक्ट को मान रहे हैं। अब यहाँ पर हमें समझना होगा कि यदि इनके पैराडाइम में जाकर मैं एक शब्द को ये बोल दूं कि कह रहे हैं कि अच्छा भय का कारण व्यक्ति स्वयं है, पर यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो सामाजिक अनुबंध है जिसको देखकर मेरे अंदर ये फीलिंग आ रही है कि क्या कहते हैं, अगर मैं सामाजिक अनुबंध को तोड़ूंगा तो मुझे दंड मिलेगा। तो यहाँ पर भी ये जो भय कहां से डिराइव हो रहा है? उस दंड नीति से। दंड नीति कहां से डिराइव हो रही है? उस सामाजिक अनुबंध से। यानी यहाँ के भय में मूल ये कारण क्या है, स्टिमुलस क्या है, ट्रिगर क्या है? दरअसल बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पुरजोर प्रश्न महोदय, मेरे प्रतिपक्षी साथी आके बताए जाते हैं और मनुष्य के मनोविज्ञान में वो तीन चीजें और जोड़ जाते हैं। एक तो प्रवृत्ति में बताते जाते हैं कि भय भी है और करुणा भी जोड़ जाते हैं। लेकिन अगर भय हमारे अंदर पहले से व्याप्त है तो फिर अल्टीमेटली कारण कौन है? अगर मेरे अंदर पहले से भय है तो बाहर से तो आ नहीं रहा है, तो मतलब कि व्यक्ति के भय का कारण कौन हुआ? मेरे अंदर ही है, तो मैं स्वयं ही होऊंगा कारण, तो बाहर वो कह सकता है। फिर तीसरी चीज ये बोल के जाते हैं कि जिस क्षण मैंने अनुभूति करी उसी क्षण मुझे बाहर की चीजें प्रदत्त हो रही है। तो हमें ये समझना होगा कि आप जो अनुभूति करी, जो इन्होंने परिकल्पना और प्रवृत्ति के बीच में जो अंतर स्थापित किया था, प्रवृत्ति ही आधार बनी आपकी परिकल्पना का, और प्रवृत्ति आपकी क्या थी? भय की थी। तो बाहर के वर्ल्ड में आप कुछ भी हो, लेकिन आपने उसे परसीव कैसे किया? भय के रूप में। तो अल्टीमेटली आप निर्धारक कौन हुए? यहाँ पे कारण आप स्वयं हुए। जब स्वयं आप हुए तो फिर इसके कारण से व्यक्ति भय कारण स्वयं बनता है। अब ये एक और बात बोल के जाते हैं कि व्यक्ति के अंदर फीलिंग और इमोशन रैशनैलिटी के साथ रहती है। बाहर किसी ने कुछ बोला उसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन क्या आप बाहर अगर कोई भी बाहर की जो घटना घट रही है, क्या वास्तव में हम पर समान रूप से प्रभाव डाल पा रहे हैं? उस समान रूप पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो हमारे इंटरेक्शन से आ रहा है कि हम उसको कैसे, किस तरीके से हम उसे देख रहे हैं। और जब हम उसे देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके कारक कौन बन रहा है? हमारा प्रतिबिंब बन रहा है कि हम किस प्रकार से उस घटना को देख रहे हैं। जब हम उस घटना को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं तब हमें वास्तव में पता चलता है कि हाँ, ये हमारा दृष्टिकोण ही है जो हमारे भय का कारण बन रहा है, बजाय उस बाहरी परिस्थिति के। तो अल्टीमेटली कौन हुआ? अल्टीमेटली जिम्मेदार मैं स्वयं हुआ अपने इमोशंस का, ना कि मेरे इमोशंस ने मेरी इस चीज को ट्रिगर कर दिया। तो अल्टीमेटली देख रहे हैं। अब एक और ये चीज बोल के जाते हैं कि विश्व में एटॉमिक लेवल पर ही सब चेंज, ये बोल रहे हैं कि एटॉमिक लगातार चेंज होते जा रहे हैं, पर जो चीज नहीं बदल रही है वो क्या है? वो एटम्स है, और वही एक्सटर्नल वर्ल्ड की रियलिटी है। रियलिटी एटॉमिक ही है ना, रियलिटी एटम तो नहीं चेंज हो रहा है। एटम्स का वो जो आप चेंजमेंट कर रहे हो उसके बाहर की चीज हो रहा है, बट रियलिटी का है एटम है, जो एटम नॉन चेंजेबल है। और इसी की वजह से हम देख पा रहे हैं कि एक्सटर्नल वर्ल्ड तो वैसा ही है, जो हमें रियलिटी में डिफरेंसेस दिख रहे हैं, क्या वास्तव में वो डिफरेंसेस हैं या नहीं है? तो अल्टीमेटली जब हम जिस प्रकार से परसीव कर रहे हैं वही परसीवरेंस का हमारा कारण बन रहा है। तो एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो आप चीजें जिस प्रकार है, क्या एक चेंज को सारे व्यक्ति उसी प्रकार से चेंज देख पा रहे हैं? ये भी एक सवाल है। अगर बाहर कुछ बदल रहा है तो लोगों के अंतर्मन में, जो अंतर्मन में छुपा हुआ है, वो उसके अनुसार बदल रहा है। तो जो अंदर पहले से व्याप्त है, वो भय जो व्याप्त है, वो हमारे अंदर जो व्याप्त है, वही कारण बन रहा है कि हम बाहर की जगत में जो चीजें ढूंढ रहे हैं, वो आधार क्या है उसका? आधार पूरा भय टिका हुआ। और जब भय टिका हुआ तो व्यक्ति के जो भय का मूल कारण बाहर की जगत में क्या बन रहा है? वह स्वयं बन रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से हम बाहरी, अगर कोई भी अगर एक्सटर्नल प्रभाव डाल रहा होता तो एक्सटर्नल वर्ल्ड में हम जब देखते हैं, क्या एक्सटर्नल वर्ल्ड में एक ही चीज से सारे लोगों पर प्रभाव पड़ता है? तो कोई तो एक ऐसी चीज होती है जिससे सारे मनुष्य लड़ते या सारे मनुष्य पर समान रूप से लागू होती है, पर नहीं लागू हो पा रही है। क्योंकि हमारे जो
सबकॉन्शियस लेवल पे दो हिस्से बने हुए हैं, एक तो कॉन्शियस लेवल है, एक सबकॉन्शियस लेवल पे। तो जो इनकी प्रवृत्तियां व्याप्त है, ये निर्धारित भी नहीं करके जाते कि किस लेवल पर व्याप्त है, अगर वह कॉन्शियस लेवल पर है या सबकॉन्शियस में। पर वो जो भय का भय व्याप्त है वो हमारे सबकॉन्शियस लेवल पर ही व्याप्त है। तो जब हम उस भय के साथ ही इंटरेक्शन कर रहे हैं तो फिर अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली यही हो रहा है कि हम पहले से एक धारणा बनाकर बाहर की जगह से इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो जो धारणा बनी हुई है हमारी भय की, जो बाहर से ट्रिगर नहीं हो रही है, जो अंदर ही से होके आ रही है, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि बाहर की परिस्थिति कोई भी रहे, हमें अल्टीमेटली क्या व्याप्त हो रहा है कि हम अपने भय के कारण स्वयं बनते जा रहे हैं। अब हमें एक और चीज बनानी होगी कि मनुष्य जो है, मनुष्य आइसोलेशन में क्यों नहीं रह रहा है। मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी? सबसे पहली उत्पत्ति कहाँ हुई थी? आइसोलेशन में हुई थी। तो वो आइसोलेशन में किससे डरा? वह स्वयं से डरा, क्योंकि उसे स्वयं के सर्वाइवल का भय था। वो भीड़ में क्यों आया? वो भीड़ में जो उसने समाज की संरचना क्यों की? अपनी सुरक्षा के लिए करी। किससे करी? स्वयं से करी। अगर वह अपने अस्तित्व को आइसोलेशन में बचा पाता तो वो समाज में क्यों आता? क्योंकि अल्टीमेटली वह स्वयं की रक्षा कर पाने में असक्षम था। किससे? अपने आप से, अपने सर्वाइवल के लिए आया। जो वो भीड़ में खोज रहा है, किससे बचने को ढूंढ रहा है। आज जो व्यक्ति जितने भी डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, कोई भी जो मनोप्रवृत्तियां लागू हो रही है, वो क्यों हो रही है? व्यक्ति जो बाहर की जगत से जो इंटरेक्शन कर रहा है अपने अंदर के मनोभाव को मानते हुए, तो जो व्यक्ति के अंदर का जो पहले से भाव है भय का, वो उससे ही डर रहा है और इसके समाधान को कहाँ ढूंढ रहा है? बाहरी जगत में। और समाधान कहाँ छुपा हुआ है? उसके अंदर ही छुपा हुआ है। जब वह अपने सत्य से अवगत होता है तब वह इस चीज से बच पाता है। लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि वह व्यक्ति के अंदर क्या है? व्यक्ति जो आइसोलेशन में एग्जिस्ट कर रहा था, वो बाहर आता है एक्सटर्नल से कोरिलेशन बैठाने के लिए, अपने इस भय को समाप्त करने के लिए, पर ऐसा हो नहीं पाता है, वह और भयग्रस्त हो जाता है। यही कारण बनता है। अब हमें एक और समझनी होगी, जीवन में जो सुख दुख की अनुभूति हो रही है, उस अनुभूति का आधार कहाँ छुपा हुआ है? अनुभूति का आधार छुपा हुआ है हमारे अनुभवों पे। और अनुभव कौन ड्राइव कर रहा है? हम कर रहे हैं। और जब हम उस चीज को परसीव कर रहे हैं, क्या एक व्यक्ति समान रूप से सुख और दुख को महसूस कर पाता है? सबसे बड़ा सवाल ये है। सुख दुख की अनुभूति क्या सभी व्यक्तियों को समान धरातल पर होती नहीं होती है? तो उसी प्रकार से व्यक्ति के अंदर जब हम देखते आंतरिक पहलू पर जब विचार करते हैं, तब हमें पता चलता है कि जो वो व्यक्ति है, व्यक्ति ही वह स्वयं के हिसाब से सेंसेस के थ्रू इंटरेक्ट करके वो चीज ला रहा है। एक चीज ये बोल के जाते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव अलग है, व्यवहार अलग है। व्यवहार ये कह रहे हैं सामाजिक दृष्टिकोण से तय हो रहा है, पर स्वभाव आपका प्रकृति पर रहता है। पर जो हमारा बाहर व्यवहार है, हाँ, प्रकृति ने कैसा बनाया था? प्रकृति ने हमें पूरा एक नग्न भेजा था। क्या व्यक्ति सहज है नग्नता को स्वीकार करने के लिए? किससे शर्म महसूस कर रहा है? वो स्वयं से महसूस कर रहा है, जो प्रकृति की देन है। क्या ये जो बाहर का जिस बाहर की आप व्यवहार जगत को कह रहे हैं, बाहर जिस बाहर में आप सहजता की बात कर रहे थे, क्या वास्तव में वो सहजता है? या जो भय कहाँ से क्रिएट हो रहा है, वो आपके अंदर से ही आ रहा है? क्योंकि जो आपका स्वभाव नेचुरल था, आप उसे ही खो दे रहे हैं। जो आप अपने नेचुरल स्वभाव से ही डर रहे हैं, अल्टीमेटली आप अपने को ही वो कर रहे हैं। अब एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप जो चीजों को देख रहे हैं, हम व्यक्ति की जो भय का मूल कारण क्या बन रहा है कि व्यक्ति का संसार किस चीज पे टिका हुआ है? वह अपने को केंद्र रख के विश्व की परिकल्पना बना रहा है अपनी मनोप्रवृत्ति के अनुसार। तो जब वह अपने को ही केंद्र में रख के देख रहा है, तो हर चीज का जो विश्व की जितनी भी बाहरी चीजें उस पर प्रभाव डालती है, तो वो उसकी साइकिक होती है। उस साइकिक को ध्यान में रखकर उन चीजों को अपने हिसाब से देखता है। और जब वो उन चीजों को अपने दृष्टिकोण से देख रहा है, तो अल्टीमेटली जो करता है वो मनुष्य बन रहा है। और जब मनुष्य करता बन रहा है, तो भय का कारण स्वयं है। सदन की गरिमा को मेरा सादर नमन। महोदय, मैं सर्वप्रथम इनकी अंतिम पंक्ति से शुरू करना चाहूंगा, जिसमें ये कहते हैं कि जो व्यक्ति है वो करता है, लेकिन और करता भी है और भोगता भी है, परंतु कारण नहीं है। महोदय हमारी बात को स्पष्ट करके जाते हैं। महोदय, मैं इनके मॉडल में गिनवाना चाहूंगा कि ये दो चीजों के बीच में बिल्कुल भी डिस्टिंक्शन नहीं कर पा रहे, ये समझ ही नहीं पा रहे इनका भार क्या है। महोदय, शर्म को, दहशत को, झिझक को, परेशानी को, दुख को, सुख को, सभी को भय मान ले रहे हैं महोदय, परंतु ये सभी अलग अलग प्रकृति प्रदीत प्रवृत्तियां हैं जो मनुष्य के अंदर पहले से जन्म से व्याप्त होती है। उनके ट्रिगर के साथ वो अलग अलग जो ट्रिगर होते हैं वो कारण बनते हैं, और उन ट्रिगर्स के कारण ही जो प्रकृति प्रदीत प्रवृत्तियां हैं ये हमारे अंदर बाहर आती है। तो जो ट्रिगर्स है महोदय, ये कारण है। हम बार बार अपने वक्तव्य में दोहराना चाह रहे हैं कि व्यक्ति जो है वो सिर्फ केवल करता है और भोगता है, कारण व्यक्ति नहीं है महोदय। इसके बाद ये कहते हैं कि सभी व्यक्तियों के ऊपर समान प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यदि किसी भय का समान प्रभाव है तो सभी व्यक्तियों के ऊपर नहीं पड़ रहा है। महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि यदि एक बाढ़ आती है तो उस बाढ़ का प्रभाव एक 4 मंजिला मकान में रहने वाले व्यक्ति के ऊपर और एक झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति के ऊपर समान रूप से नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 मंजिला मकान वाले व्यक्ति को यह पता है कि यदि बाढ़ आएगी भी तो चौथे मंजिल पर जाकर बच सकता है, परंतु यदि व्यक्ति झोपड़ी में रहता है तो उसे यह मालूम है कि वो इस बाढ़ से नहीं बच पाएगा। ऐसे में इस भय का कारण क्या है महोदय? बाढ़ है। व्यक्ति कौन है? उस भय को खाली उसके मन में एक स्थान प्राप्त हो रहा है और भोग रहा है उस भय को, लेकिन कारण क्या है? बाढ़ ही कारण है महोदय। यदि व्यक्ति अब ये कह देते हैं कि मन डर रहा है, नहीं महोदय, मन डर नहीं रहा है। मन वो स्थान है जहां पर डरने का जो भय का जो फीलिंग है वो आ रही है, परंतु उसका कारण जो है, कारण हमेशा से बाढ़ ही रही है। इसके बाद महोदय कहते हैं कि
इमोशंस ट्रिगर करते हैं, इमोशंस ट्रिगर नहीं करते महोदय, इमोशंस ट्रिगर होते हैं। इमोशंस ट्रिगर किसके कारण होते हैं? उन स्टिमुलस के कारण होते हैं जो हमें छोटे छोटे कारण मिलते हैं, पूरे समाज से मिलते हैं कि अच्छा इन चीजों की वजह से आपको डरना है, इन चीजों की वजह से आपको नहीं डरना है। इसके अलावा महोदय ये अपनी पहले क्या कर जाते हैं कि भय को पहले परिकल्पना बताकर जाते हैं, लेकिन बाद में जो हमारी प्रवृत्ति की डेफिनेशन थी उसके अंदर अपने परिवेश में इसको शामिल करने की कोशिश करते हैं महोदय। इसके बाद हम ये देखिए कि दंड नीति के भय का हमने जो उदाहरण दिया था, इसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति कोई बुरा कर्म करता है या अच्छा कर्म करता है तो सामाजिक अनुबंध के तहत वो बंधा हुआ है। ऐसे में उससे डर रहेगा कि मेरे को दंड मिल सकता है, यदि मैं बुरा कर्म करूंगा तो उसका मुझे दंड मिल सकता है। परंतु जो दंड मिलने का भय है वो तो उसके मन के अंदर हुआ, परंतु उस दंड का कारण क्या है? वो सामाजिक अनुबंध है जिसके तहत वो बंधा हुआ है। उस सामाजिक अनुबंध को तोड़ने का जो उसका भय है वो उसके मन में हुआ, परंतु सामाजिक अनुबंध जो है वो उसके भय का कारण बनता है महोदय। इसके बाद बात करते हैं कि एटॉमिक लेवल पर क्या हमारे मनोविज्ञान के अंदर एटॉमिक लेवल के ऊपर क्या चल रहा है। तो महोदय हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी जो हमारे इमोशंस है वो हमारे मन में व्याप्त है, परंतु उनको ट्रिगर्स जो है वो एक्सटर्नल ही मिल रहे हैं। ऐसे में जो इमोशंस है हमारे एटॉमिक लेवल के ऊपर यदि हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे तो एटॉमिक लेवल्स पर किसी के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है, किसी के ऊपर कम प्रभाव पड़ सकता है। और एटॉमिक, जैसा मेरे नेता ने भी बताया था कि एटॉमिक स्टेट जो है वो हमेशा चेंज हो रही है, वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रह रही, चेंज इज कांस्टेंट। ऐसे में हमें यह समझना होगा कि जब बार बार वो इमोशंस हमारे बदल सकते हैं, उसका प्रभाव कम या ज्यादा हो सकता है, परंतु कारण हमेशा बाहरी होगा, कारण हमेशा कभी भी मनुष्य स्वयं नहीं हो सकता है। इसके अलावा महोदय हमें समझना होगा कि ये बात करते हैं मनुष्य के सर्वाइवल के लिए। तो सर्वाइवल के लिए मैं कहना चाहूंगा कि मनुष्य ने अपने, यदि हम ह्यूमन क्लासिफिकेशन को समझे, ह्यूमन इवोल्यूशन को समझे, तो उसमें हमें समझना होगा कि मनुष्य ने सर्वप्रथम भाला उठाया, उसके बाद पत्थर उठाया, उसके बाद आग जलाई। लेकिन महोदय इन सब का कारण क्या था? भाला इसलिए उठाया क्योंकि उसे जानवरों को मारना था, उसे जानवरों का भय था। जानवरों का भय यहाँ पर कारण है। कारण क्या है? जानवर है। भाला उठाया, क्यों उठाया? उस पत्थर क्यों उठाया? उसने आग जलानी थी। आग जलाने का कारण क्या था? उसे सर्दी लग रही थी। सर्दी लगना कारण है महोदय। जो डर हुआ है वो मन के अंदर हुआ है, परंतु कारण हमेशा एक्सटर्नल रहे। कारण कभी भी मन के अंदर नहीं आ सकते, मन के अंदर आएंगे, परंतु कारण का जो कारण है वो कभी भी स्वयं नहीं हो सकता, व्यक्ति का मन नहीं हो सकता। इसके अलावा महोदय हम समझते हैं कि फियर ऑफ लूजिंग की हमने बात की, फियर ऑफ डिटैचमेंट की हमने बात की, फियर ऑफ डेथ की हमने बात की, फियर ऑफ मिस हैपनिंग की बात की। तो इसके अंदर महोदय सभी के अंदर कारण क्या है? नेचुरल जो प्लेजर है हमारा, जो हमें प्लेजर मिल रहा है, हमें जीवन के अंदर जो मटीरियलिस्टिक सुख मिल रहे हैं, जो हम भोग रहे हैं, वो इसका कारण है। क्यों? क्योंकि मटीरियल प्लेजर हमें मिल रहा है, तो इसके अंदर हमें अच्छी अनुभूति हो रही है, सुख की अनुभूति हो रही है। लेकिन सुख की अनुभूति हो रही है, उसके बाद हम सुख जो हमें मिल गया हम उसे खोना नहीं चाहते। हम उस सुख को क्यों नहीं खोना चाहते? क्योंकि हमें चाहिए कि हम जो भोग रहे हैं उसे हम कंटिन्यू भोगते रहें। अब जब हम इसको वापस इसकी चेन में पीछे जाने की तरफ देखेंगे तो जब हम उस सुख को क्यों नहीं खोना चाहते? क्योंकि हमें अच्छे अनुभव हुए। अच्छे अनुभव किस कारण से हुए? उस प्लेजर के कारण से हुए महोदय। वो जो प्लेजर है वो इसका कारण बनता है कि क्यों व्यक्ति अपने आप को, जो उसको जिन चीजों से वो प्यार करता है, जिन चीजों से वो जुड़ा हुआ है, उन चीजों को खोना नहीं चाहता। हमारे फियर ऑफ डेथ की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जैसे कि मेरे नेता ने भी बताया कि सुख, दुख और अपॉर्चुनिटीज के बीच में बटे हुए हैं हम। जब हमें सुख हो रहा है तो हमें अच्छे अनुभव हो रहे हैं, जो हमने फियर ऑफ लूजिंग और फियर ऑफ डिटैचमेंट में समझा दिया। दुख के अंदर भी हम ये समझेंगे कि जब व्यक्ति को दुख हो रहा है तो दुख का कोई ना कोई कारण है जिसके कारण उससे अपने आप को ना खोने का डर हो सकता है। इसके बाद हम समझेंगे जब अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो अपॉर्चुनिटीज के अंदर हमें सुख प्राप्ति की अनुभूति है, उसकी एक आकांक्षा है कि हमें सुख प्राप्ति होगी। अब सुख प्राप्ति जिन कारणों से होगी, सुख प्राप्ति जिन वजहों से होगी, वो कारण बनेंगे क्योंकि हम सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। और इसी के कारण हम ये समझा पाएंगे कि क्यों हम कंटिन्यू करना चाहते हैं जीना, क्यों हम नहीं मरना चाहते। इसके अलावा हमें महोदय में समझना होगा कि कोई भी नेचुरल कैलामिटी यदि होती है या अनकंट्रोलेबल कैलामिटी होती है, जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, जिसको हम जिसके उद्देश्य को या जिसके रिजल्ट को हम अपने हाथ से बदल नहीं सकते, इसका भी कारण हम स्वयं नहीं है महोदय। कारण वो जो नेचुरल कैलामिटी हो रही है, उसका जो हमें भय हो रहा है, उसका कारण वो नेचुरल कैलामिटी ही रहेगी। मान लीजिए कि मेरे एक्सीडेंट हो जाता है, मुझे एक्सीडेंट होने का भय है, तो एक्सीडेंट होने के भय का विचार मेरे दिमाग में आया, विचार मेरे मन में आया, परंतु जो भय का कारण है वो हमेशा से वो होने वाला एक्सीडेंट रहेगा, वो होने वाली नेचुरल कैलामिटी रहेगी, या होने वाला वो अनकंट्रोलेबल इंसिडेंट रहेगा जो मेरे दिमाग के अंदर ये ट्रिगर कर रहा है कि भय हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगा और पूर्ण रूप से एक बार फिर स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि बुद्धिजीवियों के सदन का मत है कि व्यक्ति के भय का कारण वह स्वयं नहीं है। धन्यवाद।